नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। भाजपा आला कमान ने हरियाणा में पार्टी की कमान ओम प्रकाश धनखड़ को सौंप दी है। धनखड़ साहब को पार्टी का लंबा अनुभव है। विद्यार्थी परिषद में रहे, भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और मंत्री रहे। अब पार्टी की कमान उनके हाथों में है। क्या उनकी चुनौतियाँ हैं और क्या प्राथमिकताएँ हैं, इस मुद्दे पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, आपका स्वागत है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आप अपने सामने क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चुनौती तो केवल बीजेपी के सामने या मेरे सामने नहीं, देश के सामने है। और वो चुनौती है अभी कोरोना टाइम की है। एक ऐसे काल में से दुनिया गुजर रही है, हम सब गुजर रहे हैं। और मैं ये मान रहा हूँ कि हमने बहुत सजगता के साथ भारत ने, मैं जो बात करना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था गुलेरिया जी का, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे थे 15 अगस्त तक 2.5 करोड़ लोग हो जाएंगे। लेकिन जो सजगता भारत ने दिखाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लॉकडाउन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क का यूज करके, इसके कारण से अभी मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक हम कोई 25 लाख पेशेंट भी होंगे। और जितना कम रहते हैं उतनी हमारी अचीवमेंट है। और इस सारे समय में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं मज़दूरों के लिए कहीं भोजन पैकेट उपलब्ध करा के, कहीं सैनिटाइज़र उपलब्ध करा के, कहीं जो है मास्क उपलब्ध करा के, कहीं ट्रेनें और बसें सरकारों ने चला के एक बेहतरीन काम इस समय में करने का काम किया। और एक बड़े समूह को रोज़गार अपने अपने स्थानों पर मनरेगा के सारे काम बढ़ाकर ये जो पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, उसके कारण से इस चैलेंज के समय में भी बहुत बड़ी चीज़ें ठीक रही हैं। मेरा पहला काम यही है कि जिस प्रकार से ये काम चलता रहा उसको और बेहतरी की तरफ ले जाना, कि हम अपने हरियाणा में कंपैरेटिवली हम सुरक्षित हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारा डेथ रेट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा पार्टी का कार्यकर्ता इस मामले में सजगता के लेवल को और आगे कैसे बढ़ाता चला जाए। कैसे वो एक बीच में एक वातावरण ऐसा बन गया था कि कोरोना पेशेंट यानी हवा जी, उससे हम कम से कम बाहर निकले हैं, एक समझदारी बनी है। और उस सारे में से और बेहतरी की तरफ जाना ये पहला काम है। तो लगातार जो काम करते रहे उसमें अभी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता, पूरी तरह से लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते, हम लगातार डट के इस विषय में खड़े रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि पॉलिटिकल जब पार्टी होती है तो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी होते हैं। जी, बड़ौदा का चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे दमखम भर रही हैं। मैं बड़ौदा का दौरा करके आया हूँ और बड़ौदा का लोगों का मन यह है कि लगभग 6 साल विपक्ष में गए और पहले के 10 सालों में भी विकास वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता है। तो लोगों का मन ऐसा है कि अब वो सरकार से साथ जुड़ें और विकास वहाँ अच्छे से अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो प्राथमिकता आप कहते हैं कि लोग देंगे, और उस नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे बड़ौदा के विकास की दृष्टि से। तीसरा विषय ये है कि काफ़ी दिनों से वेट हो रही थी, एक 2-3 महीने का ऐसा समय चला गया कि नए अध्यक्ष आ रहे हैं, नए अध्यक्ष आ रहे हैं, तो पार्टी एक तरह से पाज मोड में आ गई थी। जब बदलाव की बात होती है और बदलाव हो नहीं रहा हो तो निश्चित रूप से एक शिथिलता जो आती है। अब तेज़ी के साथ पार्टी का संगठन खड़ा हो और खड़ा होकर अपने काम में लगे, सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों की जो समस्याएँ हैं वो सरकार तक पहुँचाएँ, वो अपना बेस्ट दे। और हम संगठन के नाते से हर कार्यकर्ता का बेस्ट ले सकें, गिव योर बेस्ट, टेक अ द बेस्ट, इस मंत्र के साथ, और कार्यकर्ता लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, इस रचना के साथ जो है आगे बढ़ेंगे कि जिससे हर समय कार्यकर्ता को भी ये लगे कि मेरे पास काम है, हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के पीछे कार्यकर्ता। आपने ये कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं था, तो क्या ये जिम्मेदारी जबरन आप पर थोप दी गई है? ये शब्दावली तो उचित नहीं है जो आपने कही, दोनों ही शब्दावली उचित नहीं है जी। पहली बात यह है कि बीजेपी में ऐसी कोई दौड़ होती नहीं है, तो मुझे कहीं वो दौड़ दिख रही थी, दौड़ हो रही थी। यहाँ तो सहजता से काम करते करते कार्यकर्ता को देखते हैं और उसका दायित्व तो बढ़ा देते हैं। आप तक्षक जी एक अखबार में काम करते हैं जी, और आपके ऊपर के लोग आपको देखते हैं और किस दिन आपका दायित्व तो बढ़ा देते हैं आपको पता भी नहीं होता जी। ऐसे ही बीजेपी में होता है, वो लगातार आपको काम करते देखते हैं। यहाँ कोई ऐसी 100 मीटर या 500 मीटर की दौड़ नहीं होती है, और काम करते करते देखते देखते मुझे सारे दायित्व वैसे ही मिले। मैं कभी जब जिला अध्यक्ष बना तो भी, प्रदेश का महामंत्री बना तो भी, आदरणीय वेंकैया जी की टीम में राष्ट्रीय मंत्री बना तो भी,
किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना तो भी मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे ये जिम्मेवारी मिलने वाली है। और इसी प्रकार से अब भी तो निश्चित रूप से ये यहाँ कोई दौड़ नहीं होती है। हाँ, समाचारों में ऐसे समाचार छपते रहते हैं कि बड़ी लॉबिंग है, बड़ी दौड़ है। वही कह रहा हूँ कि लेकिन अखबारों में बीजेपी जो में नाम ऐसी कोई आपने भी पढ़े होंगे, अखबारों में नाम छपे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर साहब बनने वाले हैं, कैप्टन अभिमन्यु साहब बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, रुकवाने गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए हैं, रुकवाने गए हैं। तो मैं क्या ये मानूं कि गुर्जर साहब और कैप्टन साहब की तुलना में आप ज़्यादा बेहतर काम करते हैं पार्टी के लिए जो आपको चुना गया है? देखिए, हमारे सब कार्यकर्ता बेहतर हैं। हर कार्यकर्ता अपने आप में पूर्णांक है। किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व दिया जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व पहले भी उन लोगों को दिए गए हैं, मेरे से महत्वपूर्ण दिए गए हैं। मैं कहूँगा कि गुर्जर साहब पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब केंद्र में हमारे माननीय मंत्री हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी कैबिनेट में हमारे सीनियर साथी रहे हैं। सभी अच्छे हैं। ये दायित्व कभी किसको मिल जाए ये एक अलग विषय की बात है। कोई भी कार्यकर्ता किसी से कम नहीं है, सब अपने आप में बेहतरतम है। सरदार पटेल की मूर्ति का जो ड्रीम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आप उसके संयोजक थे और हिमाचल प्रदेश में आप नड्डा साहब के साथ रहे, सह प्रभारी थे। तो क्या जो आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, ये मोदी साहब की मेहरबानी है या नड्डा साहब की नज़दीकियों की वजह से मिली है? देखिए, हमारे नेतृत्व की मेहरबानी तो है ही। जी, नेतृत्व की मेहरबानी तो हमेशा उनकी कृपा, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अमित शाह जी के प्रति भी निश्चित रूप से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद नहीं हो तो ऐसे दायित्व तो नहीं मिलते हैं। लेकिन नड्डा साहब से मेरी दोस्ती 1985 से है। हम एबीपी में साथ काम करते थे जी, और तभी से पार्टी के एबीपी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी साथ साथ थे और उसके बाद बीजेपी में भी साथ साथ काम करने का मौका मिला हिमाचल के नाते से। तो एक लंबा एसोसिएशन है, एक दूसरे के समझते हैं, जानते हैं, साथ काम करने का अवसर है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी भी जब हमारे यहाँ के प्रभारी थे, मैं यहाँ महामंत्री होता था, उनके साथ उनके नेतृत्व में निकट से काम करने का मुझे मौका मिला। गुजरात के हर चुनाव में भी मैं लगभग जाता रहा हूँ, वो मुझे दायित्व देते थे किसी न किसी इलाके का। और बाद में भी जो है किसान मोर्चा में जब काम करता था तो वहाँ किसान मेला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भिन्न दायित्व दिए हैं। लेकिन बीजेपी में दायित्व केवल और केवल मैं ये कहूँगा कि इस नाते से कि आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इस नाते से नहीं होता है। कार्यकर्ता का सामर्थ्य भी बारीकी से देखते हैं, तो उस नाते से दोनों चीज़ों का ही उसमें ये होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, आप परिश्रम कितना करते हो, आप जो है कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल कितना बना के चलते हो, स्वीकार्यता क्या है, ये सब चीज़ें बारीकी से हम भी जब दायित्व देते हैं तो जितनी चीज़ों को हम देखते हैं, मुझे लगता है हमारा नेतृत्व भी उतनी चीज़ों को देखता है और निश्चित रूप से उसी के आधार पर वो निर्णय करते हैं। और इसका मतलब कभी किसी का निर्णय नहीं हुआ वो कभी कम होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कई बार किसी को कोई दायित्व मिलता है, कभी कोई दायित्व मिलता है, सबको दायित्व भिन्न भिन्न मिलते रहते। आम धारणा ये है कि जिस राज्य में सरकार होती है जिस पार्टी की, उसका मुख्यमंत्री आम तौर पर यह चाहता है कि पार्टी का अध्यक्ष कमज़ोर हो, टकराव ना हो, मिलके चले उनसे या उनके कहे में रहे, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी और पार्टी की रही हो। मुख्यमंत्री के साथ आपका तालमेल ठीक रहा है? आगे आप अपनी अलग राह चुनेंगे या मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक चलेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी मुझे जब मैं प्रदेश का महामंत्री बना तो भी मुझे वो लेकर आए थे। मैं अलवासिया में पढ़ाता था, मुझे वो बेंच भी याद है। उन्होंने कहा आ जाओ यार बीजेपी में, एबीवीपी में बहुत हो गया जी, और अब मिलकर बीजेपी में काम करते हैं। तो हमारी उनकी पुरानी मित्रता है। 96 में तो बीजेपी में साथ काम करने के लिए मैं आ ही गया था। उससे पहले भी जब वो संघ के जिला प्रचारक रोहतक के थे, विभाग प्रचारक हिसार के थे, तब से भी मेरा उनसे अच्छा संबंध है। और हमने 2 टर्म लगातार, वो संगठन मंत्री थे और मैं महामंत्री था, प्रदेश में काम किया। और उसके बावजूद भी लगातार केंद्र में भी वो अंत्योदय के इंचार्ज थे, मैं किसान मोर्चा का इंचार्ज था। जब वो उत्तर क्षेत्र के इंचार्ज थे तो मैं हिमाचल का सह प्रभारी था। और फिर उनकी सरकार में मंत्री के नाते था। हम दोनों का आपस का गजब का तालमेल है, टीम के रूप में काम करते रहे, आगे भी उसी तरह से टीम के रूप में काम करेंगे, मिलजुल के एक दूसरे के साथ। इतना लंबे समय का एसोसिएशन मुझे लगता है कि हम दोनों का है, शायद और लोगों का उतने लंबे समय का एसोसिएशन, इतना लंबा साथ काम करने का। तो मुझे जो मौका मिला है तो उस नाते से एक दूसरे की गहरी समझ हमको है, एक दूसरे के प्राथमिकताओं को समझते हैं और साथ तालमेल करके चलने का अभ्यास हम दोनों का है। धनखड़ साहब, आमतौर पर ये माना जाता है कि भाजपा शहरी जनाधार वाली पार्टी है, गांव में पार्टी का उतना आधार रहा नहीं।
तो आपका ध्यान शहरों की तरफ ज़्यादा होगा या गांव में पार्टी को और मजबूत करने की देखिए, कोशिश वो एक समय था डॉक्टर मंगल सेन जी के समय का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो बनी वो सारी की सारी जो है ग्रामीण शहरी सबको बराबर लेकर चली। रामविलास जी कहाँ से जीत के आते थे? गांव से जीत कर आते थे। कृष्ण पाल गुर्जर कहाँ से जीत के आता था? तिगांव सीट से जीत के आता था। हमारी सारी पार्टी का क्लेवर शहर और गांव का एक समान बन के चला। पिछली बार जो 47 लोग आए, मेजोरिटी में कहाँ से आए? ग्रामीण क्षेत्र से आए। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, शहरी क्षेत्र के भी हैं। तो ये पार्टी गांव की भी है, शहर की भी है। ये पार्टी पिछड़ों की भी है, दलितों की भी है, किसान वर्गों की भी है, व्यापारियों की भी है, सभी वर्गों की है। जितने भी समाज में वर्ग होते हैं, यही इस पार्टी का सौंदर्य है कि सभी क्षेत्र, सभी वर्ग, सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेकर चलना। सबके दरवाजे इसके लिए खुले हैं, सब इसमें काम करें, साथ आएँ, मिलकर चलें। यही बीजेपी का सौंदर्य है, चाहे देशव्यापी देखेंगे चाहे आप प्रदेशव्यापी देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे तो नरेंद्र मोदी जी देश के, हरियाणा के लोगों की भी, देश के लोगों की पहली पसंद थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में आपने 75 पार का नारा दिया, पार्टी 40 सीटों पर आकर ठहर गई। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप देखेंगे भिन्न भिन्न राज्यों के स्वभाव को, राजस्थान में बीजेपी बहुत अच्छी होती है, हिमाचल में बहुत अच्छी होती है, लेकिन सालों सालों के अनुभव देखेंगे कि तो अगले 5 साल में दूसरी सरकार आ जाती है। जी। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश लगातार रिपीट करता रहता है, बहुत सालों में बदलाव आया था। गुजरात लगातार रिपीट कर रहा है, 25-30 साल हो गए। तो हर राज्य की अपनी अपनी प्रकृति है। हरियाणा भी सरकारें बदलने वाला राज्य ज़्यादा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लौटे 40 सीट के बाद। ये अचीवमेंट है। और अब इस मनोहर 2 के बाद, मोदी 2 के बाद और अच्छा कैसे करते हुए हम इसको कैसे गुजरात मॉडल पर ले जाएं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जिस प्रकार से बार बार सरकार उस प्रकार की बनाते हैं उस पर ले जाएं, ये परिश्रम हमने करना है। तो पुरानी जो एक परंपरा लोकतंत्र की कई राज्यों की रही है, हरियाणा उन राज्यों में से था। ये तो अचीवमेंट है, मैं कहता हूँ कि 40 सीट पर लौट कर आए और सरकार फिर से बनाने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि पिछले चुनाव में जाट और एससी वोटर जो है वो बीजेपी से नाराज़ था। आपका जो इलाका है बादली, वो भी जाट बहुल विधानसभा क्षेत्र है और आपको दूसरी बार वहाँ से कामयाबी नहीं मिल पाई, जबकि आपने किसानों के लिए बहुत नीतियाँ बनाई, उनको फ़ायदा देने की कोशिश की। तो आपके दोबारा विधानसभा में नहीं पहुँचने की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, वजह तो कई बार बहुत सारी होती हैं और मैं कहूँगा कि जाट समाज ने लोकसभा में बहुत दबा के वोट दिया। जी, दिया। और उसके बाद विधानसभा में भी बहुत सारे हमारे साथी जीत कर आए हैं। जी। जाट समाज के भी जीत कर आए हैं। जेपी दलाल जी, कमलेश ढांडा जी मंत्री भी हैं। और अलग अलग विधानसभा के कई बार अलग अलग टेम्परामेंट बनते हैं, एक अलग अलग सिचुएशन बनती है। अब वहाँ बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक आदमी की ये भी कारण था कि वो बहुत सारे वो आंसू ही दिखाता रहा वहाँ पर, मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। कई बार इमोशंस भी बहाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, कई फैक्टर काम करते हैं अलग अलग इलाके में। तो अनेक फैक्टर्स ने उसमें रोल किया है, कोई एक प्रकार के फैक्टर का आकलन नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि झज्जर जो पुराने रोहतक ज़िले का हिस्सा है, उस इलाके में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा प्रभाव है? तो उस प्रभाव को तोड़ने के लिए आप क्या रणनीति तय करेंगे? देखिए, लोग जो है वो एक ही बात की राजनीति चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो और परिवारों की राजनीति से लोग कहीं ना कहीं जो है वो दूर होते जा रहे हैं। जी। मैं ये कहूँगा कि अगर परिवारों की राजनीति इतनी अच्छी होती तो कांग्रेस की जो देश में हालत हो रही है वो नहीं होती। और कांग्रेस शिखर पर से कमज़ोर हो रही है। जब शिखर पर से कमज़ोर हो रही है तो नीचे उसको कोई मजबूत नहीं रख सकता, चाहे कितना ही परिश्रमी हो, कितना ही मेहनत करता हो। जो राजस्थान, जो आप मध्य प्रदेश, उनके बहुत ऐसे मेधावी युवा वो पार्टी से उब रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि यहाँ पे के भी मेधावी लोग उबेंगे। किसी एक ऐसे जिसको मैं कहूँगा कि जिसका आकलन एक बहुत बेहतर नेतृत्व के रूप में नहीं है, उसके पीछे कितने समय चल सकते हैं। जी। तो ये कांग्रेस का हो रहा है और वो बिखरा होगा तो यहाँ भी होगा निश्चित रूप से। तो बहुत मेधावी लोग बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे लोगों ने जबी जुबान से कह भी दिया कि भाई नहीं हो सकता ये, आप सोनिया जी कितने दिन तक प्रयास करोगे। तो ये मैं नहीं, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा है, मेरे वाक्य नहीं है, मीडिया में छपे हैं। तो इसलिए ये जो देशव्यापी बिखराव हो रहा है तो यहाँ भी उस प्रकार का बिखराव होगा। बहुत लंबे समय तक ऐसे नहीं लोग साथ दे पाएंगे। जी। धनखड़ साहब, हमने देखा कि जब आप कृषि मंत्री थे तो किसानों के लिए चिंतित थे कि उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे उनकी आय दुगनी की जाए, कैसे उनको उनकी फसल का उचित दाम मिले। आपने बड़ी नीतियां भी बनाई, लेकिन चलो दूसरी बार मौका नहीं मिला और कुछ योजनाएं आपकी अधूरी भी रह गई होंगी।
अब आपकी जगह जो जेपी दलाल साहब हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, कई बातें मेरे से भी बेहतर की हैं दलाल साहब ने, जी। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। एक काम हम नहीं कर पाए थे कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करना। जी, जी। हालांकि हर बार आप मीडिया में भी आता था, बड़ा विवाद भी होता था, आड़तियों की मीटिंग भी होती थी सीएम हाउस पर, लेकिन वो कर पाए कोरोना टाइम में, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। वो एक अच्छी पहल है। जी। और 2000 से अधिक सेंटर बनाकर जो अच्छी खरीद की, वो एक अच्छी पहल है। तो और बहुत सारी चीज़ों में मेरी दलाल साहब की बात होती रहती है, जो जो हमको लगता है उनको सुझाव देते हैं। भावांतर भरपाई में भी फसलें बढ़ाई गई हैं, 15-16 फसलें उसमें आ गई हैं, तो काफ़ी मामलों में बेस्ट कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने के सदा प्रयास में रहते हैं सभी मंत्रीगण, वो भी रहते हैं। तो धनखड़ साहब, अपन वापस आते हैं बड़ौदा पर। बड़ौदा चुनाव मैं समझता हूँ भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और आपके लिए भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के फ़ौरन बाद बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बड़ौदा में बीजेपी जब से हरियाणा बना है आज तक चुनाव जीत नहीं पाई है। आपने जीत का दावा किया कि बड़ौदा का आप दौरा करके आए हैं और जीतेगी बीजेपी। उसके क्या समीकरण है, उसके जीत का आधार क्या दिखता है आपको? देखिए, लोगों के मानस से तय होता है। लोग वैसे तो बीजेपी बहुत सारी सीटें पहली बार जीती, कभी जीती ही नहीं थी बीजेपी। ऐसी बहुत सीटें रही, अभी भी ऐसी बहुत सीटें हैं। जब हम बादली जीत के आए, या कैप्टन साहब नारनौल जीत कर आए थे, अभी दादरी जीत कर आए हैं, पिछली बार बारडा जीत कर आए थे, तो आप सालों साल में हमारा इतिहास देखते ही नहीं थे कि हम वहाँ कहाँ विजयी होकर आते थे। लेकिन ये एक ऐसा वातावरण अब बीजेपी की सरकार आने के बाद, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, बीजेपी के कामों को देखते हुए लोगों का एक मन बन रहा है, अपनी विकास की आकांक्षाओं के लिए बन रहा है। और प्रतिपक्ष का, जैसे मैंने कहा, बिखराव, आप यहाँ राज्य में बिखराव देख लीजिए, ऊपर बिखराव देख लीजिए, तो जब उस प्रकार का बिखराव होता दिखता है तो लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे कम होती हैं, उम्मीदें कम होती हैं, और जहाँ उम्मीदें दिखती हैं लोग उस तरफ जाते हैं। जी। तो इसलिए जो कांग्रेस बिखर रही है, किस बात के नाम की लोग हुंकार भरेंगे, किस बात के नाम का जोश भरेंगे? तो वो जब जोश उस प्रकार का नहीं रहता है तो वो चाव वैसा उत्पन्न नहीं कर पाते, तो फिर परिणाम बदल कर आते हैं। आपने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार बड़ौदा से चुनाव लड़ेगा। क्या आपने सहयोगी संगठन जो जेजेपी है उससे कोई बातचीत की है? उनसे बिना बातचीत के ही आपने अनाउंस कर दिया है कि बीजेपी का उम्मीदवार बड़ौदा मैदान में उतरेगा? देखिए, जिसको मैं इस दायित्व पर कल दोपहर बाद से ही हूँ जी। तो इसे चर्चा विषय वो विषय तो आगामी है, लेकिन एक नेचुरली जो एक वातावरण मेरे से पहले भी सुभाष जी, मुख्यमंत्री जी, वहाँ की तैयारियों के हिसाब से ये विषय मैंने कहा, तो अभी एक जो नेचुरली जो दिख रहा है उसकी चर्चा मैंने की है। शुक्रिया धनखड़ साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तक्षक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो जल्दी ही पार्टी की कमान संभाल लेंगे, कामकाज शुरू कर देंगे। उनका ये मानना है कि बड़ौदा उपचुनाव जब भी होगा बीजेपी जीतेगी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनका लंबे समय से एसोसिएशन है, और दोनों मिलकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।